औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिशरह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलाम वालेकुम। तो हम जो टॉपिक पढ़ रहे थे डेट वाज अबाउट डिस्क प्रोट्रूजन और अब हम उसके कॉजेज़ पढ़ेंगे। ऐसे क्या कॉजेज़ हो सकते हैं, ऐसी क्या वजूहात हो सकती हैं जिसकी वजह से डिस्क प्रोट्रूजन हो जाती है, ठीक है। बल्जिंग डिस्क हो सकती है। अ बल्जिंग डिस्क इज़ अ कॉमन बैक इंजरी, ज़्यादातर ये बैक में होती है, ठीक है। डेट कैन अकर फ्रॉम सेवरल कॉजेज़। हम इसके 3 कॉजेज़ ज़्यादातर देख रहे हैं अभी। वियर एंड टियर के छोटे-छोटे जो कि एज रिलेटेड वियर एंड टियर हो सकते हैं। फिर हम इसकी रेपिटेटिव मूवमेंट्स, एक बंदा बार-बार सेम काम कर रहा है, बार-बार आगे की तरफ झुक रहा है, ठीक है। बार-बार आगे झुक कर वज़न उठा रहा है, तो उसको डिस्क बल्जिंग हो सकती है। और फिर ट्रॉमेटिक इंजरी, यहाँ पर किसी का एक्सीडेंट हो गया या किसी को चोट लग गई, कोई दब लग गई, कोई चीज़ उसके ऊपर आकर गिर गई, वो गिर गया, ठीक है। तो ये 3 काजेज़ हम अभी इसके देख लेते हैं। The most common wear and tear. The most common cause of the disc protrusion is wear and tear over time. As we age, spinal disc become drier. जो डिस्क होती है वो ड्राई होती जाती है, लेस फ्लेक्सिबल होती जाती है, कंप्रेस हो जाती है एंड मोर प्रोन टू द wear and tears and the injuries, ठीक है। The supportive ligaments begin to loosen and weaken. तो जो उसके इर्द गिर्द जो ligaments वगैरह वो भी वीक हो जाते हैं, causing a disc to bulge outward as the nucleus material presses against the outer ring. ये हम बात पहले भी पढ़ चुके हैं, ठीक है। कि जो डिस्क है, अगर मैं इसको रिपीट कर दूँ, जो डिस्क है जो कि 2 वर्टिब्रा, 2 मोड़ों के दरमियान जो डिस्क होती है वो 2 चीज़ों से बनी होती है। दरमियान में उसका जो न्यूक्लियस था, दैट वाज द न्यूक्लियस पल्पोसस, और उसका जो आउटर रीजन था जिसको हमने नाम दिया था एनुलस फाइब्रोसिस, ठीक है। दरमियान वाला जो न्यूक्लियस पल्पोसस है, जो दरमियान वाला रीजन है, अगर वो थोड़ा सा बाहर की तरफ ज़ोर लगाए, पुश हो, ठीक है, तो उभार सा बन जाता है। आउटर रिंग पर थोड़ा वज़न लगाए, ठीक है, तो वहाँ पर एक बल्ज क्रिएट हो जाता है जिसको डिस्क प्रोट्रूजन का नाम हमने दिया था। तो वही बात उन्होंने हमें बताई है कि ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि वो ड्राई हो रहा है, उसके इर्द गिर्द के जो लिगामेंट्स हैं वो वीक हो चुके हैं, उसको सपोर्ट ही नहीं कर रहे कि वो अपनी जगह पर ठीक रहे, ठीक है। उस पर वज़न ज़्यादा पड़ सकता है। एक बंदा, एक बूढ़ा आदमी, एक बूढ़ी खातून, ठीक है, औरत, वो खड़ी हो रही है, उठ रही है, नहीं बैठ रही है, उसके ऊपर बहुत बोझ पड़ रहा है, और उसकी चीज़ें लिगामेंट्स इतने स्ट्रॉन्ग नहीं हैं जो उसकी डिस्क वगैरह को, जो स्ट्रॉन्डिंग चीज़ है, ठीक है, उसको सपोर्ट कर सके। तो उसने ये हमें बात बताने की कोशिश की है। इसलिए बूढ़े लोगों को भी बड़ी एहतियात करनी चाहिए, उनको वज़न नहीं उठाना चाहिए, या फिर उनको डाइट इम्प्रूव करनी चाहिए कि उनकी बोन्स स्ट्रॉन्ग हों, उनके मसल्स और लिगामेंट्स ठीक रहें, ठीक है। और once spinal discs start degenerating, even the small movement like the bending over, twisting, sneezing or lifting an object can lead to disc protrusion. क्योंकि अगर टीयरिंग शुरू हो गई है ना, डीजनरेशन शुरू हो गई है ना, तो अब आपने छींक भी मार दी ना, स्नीज़ भी कर दिया ना, तो उस पर वज़न पड़ सकता है, ठीक है। हल्का सा भी आप झुक गए हो ना, थोड़ा वज़न उठा लिया आपने, क्योंकि अब उसकी डीजनरेशन स्टार्ट हो गई, अब वो वल्नियरेबल है, अब वो डैमेज के लिए तैयार है, ठीक है। तो वियर एंड टियर की बात कर ली। रेपिटेटिव मूवमेंट्स, परफॉर्मिंग रेपिटेटिव लिफ्टिंग, आप रोज़, आपका काम है, जैसे हम पढ़ चुके हैं कि रोज़ एक मज़दूर है, एक लेबर है, उसका काम ही है कि रोज़ उसने नीचे से झुक कर बॉक्सेस उठा के ऊपर रखने हैं या कुछ ऐसा काम करना है, उसका ये नौकरी है, कुछ भी, ठीक है। तो वो लिफ्टिंग कर रहा है या वो ट्विस्टिंग कर रहा है, मुड़ कर ये काम कर रहा है, वो कर रहा है, बेंडिंग कर रहा है। तो स्पेशली इफ़ यू वर्क इन अ फिजिकली डिमांडिंग जॉब लाइक कंस्ट्रक्शन और द कारपेंट्री, तो कॉजेज डिस्क टू द वियर ओवर टाइम। तो एक चीज़ आप बार बार कर रहे हो तो फिर वो ख़राब हो जाती है। द टफ आउटर रिंग वीकन्स, बाहर वाला जो जिसको हमने एनुलस फाइब्रोसिस कहा था, वो वीक हो जाता है एंड बिकम्स लेस एबल टू एब्जॉर्ब द शॉक। वो भी अब क्या करे, ठीक है, तो वो भी एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगा शॉक को, और जो न्यूक्लियस मटेरियल है फिर वो बाहर निकल आएगा। तो ट्रॉमेटिक इंजरी भी है, और सिंगल इंजरी, sometimes a single injury puts too much stress and pressure on the disc and causes it to weaken and bulge. एक ही चोट इतनी ज़ोर की लगी कि उसने इतना स्ट्रेस डाला उसके ऊपर, डिस्क पर, और इतना प्रेशर डाला कि वो वीक हो गई और वो बल्ज आउट हो गई। और these types of the injuries can include using your back muscles to lift a really heavy object. मतलब आपने बहुत ही हैवी वज़न उठा लिया, लिफ्टिंग एंड ट्विस्टिंग एट द सेम टाइम कर ली, आप कुछ उठा रहे थे, आप टर्न हो गए, टर्न अराउंड हो गए, ठीक है, अब मुड़ गए,
और या फिर कार एक्सीडेंट हो सकता है, ठीक है। तो ये भी ट्रॉमेटिक इंजरी ही है। और फिर रिस्क फैक्टर्स देख लेते हैं। रिस्क फैक्टर्स जो कि डिस्क प्रोट्रूजन कॉज कर सकते हैं, वो एज है। एज के साथ साथ ये हो जाती है। ओबेसिटी है, ओबेसिटी, ठीक है। मोटापा जो कि कहते हैं एक बीमारी है, ठीक है। और आपका अपना इतना वज़न है जो कि हड्डियों पर पड़ रहा है, तो ये सब चीज़ हो सकती है। और स्मोकिंग है, ठीक है। स्मोकिंग के अंदर कुछ ऐसे एजेंट्स होते हैं, क्या कहते हैं, सिगरेट के अंदर, ठीक है। तो वो भी डिस्क को ड्राई आउट कर देते हैं, वीकन कर देते हैं। उसके जो कंपोजिशन है उसके ऊपर जाकर असरअंदाज कर सकते हैं, ठीक है। उसके अंदर कुछ ऐसे निकोटीन या जो भी उसके अंदर है, ठीक है। तो इसको अवॉइड करना चाहिए अगर आपको चाहिए कि आपको ये डिस्क प्रोट्रूजन ना हो और ये प्रॉब्लम्स ना है। और फिज़िकली डिमांडिंग ऑक्यूपेशन, ये भी एक रिस्क फैक्टर है ना। क्या आप एक जॉब कर रहे हो ऐसी जो कि आपको काम करना पड़ रहा है बड़ा डाढ़ा, आई मीन बड़ा ज़ोर का, और लाइक एक ऐसी जॉब है आपको बैठना पड़ रहा है बैड पोस्चर, तो ये एक रिस्क फैक्टर है। जॉब ठीक होगी तो यू विल नॉट बी इन दैट केस। और सेडेंट्री लाइफस्टाइल, कुछ भी नहीं कर रहे तब भी गलत बात है, ठीक है। तो यू हैव टू वॉक एंड यू हैव टू मेंटेन, यू हैव टू कीप अ बैलेंस इन योर लाइफ। तो पुअर पोस्चर इन द जेनेटिक्स, हाँ, अगर आपकी जीन्स में चलता आ रहा है, माँ को थी, दादा को थी, या नाना को थी, या जिसको भी थी, चलती आ रही है, तो आपको भी हो सकती है। दैट्स अ रिस्क फैक्टर। यू शुड टेक द प्रिकॉशंस अर्लियर। आपको पहले से ही सावधान हो जाना चाहिए ना, कहते हैं आपको पहले से ही होशियार हो जाना चाहिए। यू मस्ट बी विजिलेंट अबाउट दैट कि मेरे माँ बाप, दादा दादी या मेरे ख़ानदान में ये चीज़ है। आई शुड टेक केयर ऑफ़ माई डाइट, आई शुड यू नो टेक केयर ऑफ़ माई लाइफ स्टाइल, माई पोस्चर, माई एक्टिविटीज़। ये सब चीज़ें मुझे ध्यान करनी है क्योंकि मुझे हो सकती है। तो ये सब चीज़ें आ जाती हैं, अल्लाह पाक खैर करे, आमीन। तो ट्रीटमेंट आ जाता है हमारे पास अब। तो ट्रीटमेंट में क्या है, जो कि हमारा मेन काम है, हमने ट्रीट करना है चीज़ें, तो हम डिस्कस कर रहे हैं। ट्रीटमेंट क्या है? इन मैनी केसेस नॉन सर्जिकल ट्रीटमेंट्स आर सक्सेसफुल इन मैनेजिंग पेन एंड सिम्टम्स। हमने पेन को भी मैनेज करना है ना, और सिम्टम्स को भी, क्योंकि बंदा तो पेन के साथ आ रहा है। और प्रोट्रूडिंग, क्योंकि कुछ दवाइयाँ जो हैं वो पेन तो ठीक कर देती हैं, लेकिन फिर उसका जो रूट काज है, ठीक है, वो नहीं उसका ठीक होता। अब प्रोट्रूडिंग डिस्क may require several weeks और मंथ्स टू हील। ये बात भी पेशेंट्स को पहले ही पता होनी चाहिए, क्योंकि जो पेशेंट आता है ना फिज़िकल थेरेपिस्ट के पास, खास तौर पर वो कहता है मैं एक दिन के अंदर ठीक हो जाऊँ, मैंने एक सेशन लिया, मैंने एक दफ़ा एक्सरसाइज करी, मैं ठीक क्यों नहीं हुआ। मतलब यू हैव टू मेक अप देयर माइंड, यू हैव टू मेक अप देयर साइकोलॉजी इन अ राइट वे कि बच्चों, बेटा, लाइक दिस इज़ नॉट लाइक दैट कि एक दिन में या एक हफ्ते में नहीं, ठीक है, कि आपकी वो जो सारी चीज़ ख़राब हुई थी वो ठीक हो जाएगी। इट्स अ स्लो प्रोसेस, यू हैव टू मैनेज ऑल दिस थिंग्स। कुछ हफ्ते कराएं, महीना भी लग जाता है, कुछ हफ्ते कराएं, ठीक है। तो फिर ये चीज़ ठीक होती है, उनको ये बताना पड़ता है। बट अर्ली ट्रीटमेंट कैन प्रिवेंट द डिस्क फ्रॉम कुछ, और ये हर बंदे का डिफरेंट कंडीशन है। अगर वो शुरू में आ गया तो जल्दी ठीक हो जाता है, तो कैन प्रिवेंट द डिस्क फ्रॉम रप्चरिंग इन द फ्यूचर। तो अगर शुरू में उसने मतलब अर्ली ट्रीटमेंट करा लिया तो वो अब वो रप्चर नहीं होगी, जो प्रोट्रूजन थी वो हर्निएशन में नहीं जाएगी। हेयर ट्रीटमेंट की बात हम करेंगे, कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट ऑप्शंस। अभी हम सिर्फ कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट की बात करेंगे। रेस्ट, ट्राई टू अवॉइड द एक्टिविटीज़ दैट पुट स्ट्रेस ऑन स्पाइन और एक्टिवेट द बैक पेन। अगर कोई आप ऐसी एक्सरसाइज भी करा रहे हैं जिससे पेन बढ़ रही है, स्टॉप दैट एक्सरसाइज, ठीक है। रेस्ट करें थोड़ा पहले, उस पर स्ट्रेस नहीं पड़ना चाहिए। ऐसी एक्सरसाइज जिसमें आपको आगे की तरफ उठना झुकना पड़े, वो तो बिल्कुल भी नहीं करनी, ठीक है। दैट्स नॉट टू से यू शुड टेक टू कंप्लीट बेड रेस्ट। अब ये भी नहीं है कि बेड पे ही पड़े रहो, ठीक है। स्टेइंग इन बेड कैन लीड टू इंक्रीज्ड पेन, क्योंकि आप ज़्यादा देर रहोगे बेड में तो वो भी पेन का ज़्यादा कर सकता है। स्टिफनेस और वीकनेस हो जाती है आप हर वक्त लेटे रहने से भी। तो उन्होंने यही कहा है, स्टे एक्टिव रहो वेल मॉडिफाइंग एक्टिविटीज़। आप एक्टिविटीज़ को थोड़ा मॉडिफाई कर लो एट प्लेस। वो वाली एक्टिविटीज़ ना करो, एक्टिव रहो लेकिन वो एक्टिविटीज़ ना करो जिससे प्रेशर पड़ रहा है। चलो फिरो, बैठो, काम करो, लेकिन झुको मत इतना, ठीक है।
वो एक्टिविटीज़ मॉडिफाई कर लो एक्टिविटीज़ को। तो ट्रीटमेंट, अभी हम फिज़िकल थेरेपी की तरफ भी आएंगे। तो एंटी इन्फ्लेमेटरी मेडिकेशंस, कभी कभी दर्द इतनी होती है तो कुछ दवाइयाँ देनी पड़ जाती हैं, ठीक है। और ओवर द काउंटर एनसेड्स, जो कि विदाउट प्रिस्क्रिप्शन, ब्रूफिन या जो भी पैरासीटामोल या पैनाडोल या थोड़ी देर के लिए जो भी पेन को, दर्द के लिए ठीक है, या जो प्रेफरेबल या प्रिस्क्राइबेबल है जो पीटीज देते हैं। The over-the-counter NSAIDs can help relieve the mild back and the leg pain. If the over-the-counter medication is not enough, your doctor might prescribe stronger anti-inflammatories or the cortisone injection. उसके बाद physical therapy. Physical therapy can help you strengthen the core, क्योंकि आपके आगे वाले कोर मसल्स पेट के, ठीक है, जो कोर मसल्स हैं वो भी स्ट्रांग हो, पीछे बैक के लोअर बैक मसल्स स्ट्रांग हो, लेग मसल्स स्ट्रांग हो, डेट सपोर्ट द स्पाइन। आपकी पूरी स्पाइन स्ट्रांग होनी चाहिए। मसल्स स्ट्रांग होंगे, हड्डियाँ अपनी जगह पर रहेंगी, मसल्स आर अटैच्ड टू द बोन्स। हम कहते हैं भाई, अक्सर पेशेंट्स का कुछ डिफरेंट ही साइकोलॉजी होती है, लाइक दर्द मेरी उस हड्डी की दर्द निकली, आप मसल स्ट्रेंथनिंग करा रहे हैं। तो मसल स्ट्रेंथनिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू कीप द बोन्स इन एन अलाइंड पोजीशन, ठीक है। और इम्प्रूविंग योर स्ट्रेंथ एंड फ्लेक्सिबिलिटी विल हेल्प प्रिवेंट फ्यूचर इंजरीज। तो अगर आपके मसल्स की स्ट्रेंथ ठीक होगी, फ्लेक्सिबिलिटी ठीक होगी, तो फिर फ्यूचर में इंजरीज होने से बच जाते हो आप। प्रिवेंशन, अब आप रोक कैसे कर सकते हो आप, ठीक है। यू कैन हेल्प प्रिवेंट स्पाइनल डिस्क इंजरीज बाय मेंटेनिंग अ हेल्दी वेट। अपना वज़न मेंटेन करो फिर, और गेटिंग रेगुलर एक्सरसाइज का सेशन रोज़ करो, चाहे क्लिनिक जाके करवाओ या घर में करो। क्विट कर लो स्मोकिंग को, गुड पोस्चर कर लो, बॉडी पोजीशन अच्छी कर लो। डायग्नोसिस, कॉमन टेस्ट्स एंड प्रोसीजर्स, एक्सरे helps rule out other causes of the back pain, can also indicate the degeneration of the spine. एक्सरे थोड़ा बहुत पता चल जाता है। मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग MRI confirms the location of the protruded herniated disc, can be used to observe the affected nerves, क्योंकि उस जगह से करवाना जो आपको रिटन रिपोर्ट भी साथ देते हैं, वो आपको स्पेशल बताते हैं लिखी हुई बात, जिससे पेशेंट को मज़ीद कंफर्मेशन हो जाती है कि ओके that's the problem and this is the point of problem. CT scan, a dye is injected in the spine canal and the CT scan is carried out. और फिर NCV, ज़्यादा इतनी डिटेल्ड नहीं जाने की ज़रूरत पड़ती है, पहली दो से काम चल जाता है, ठीक है। और मोस्टली तो एक्सरे से ही काम चल जाता है। और NCV है जो नर्व कहाँ पे डैमेज हुई हो रही है, जो उसकी नर्व कंडक्शन वेलोसिटी देखी जाती है, कैन मेजर कंडक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस ऑन द नर्व टिश्यू, तो द इलेक्ट्रोमायोग्राम्स के थ्रू एंड द नर्व कंडक्शन स्टडीज़ की जाती हैं। इतनी एडवांस चीज़ें इधर इतनी यूज़ नहीं होती। फिज़िकल थेरेपी ट्रीटमेंट अब आ जाता है, ठीक है। और ट्रांसक्यूटेनियस इलेक्ट्रिकल नर्व स्टिमुलेशन टेंस, आप जाएंगे फिज़िकल सेटअप में, वहाँ पर आपको टेंस लगाया जाएगा, ठीक है। टेंस लगाया जाता है टू रिड्यूस द मसल स्पैज़्म थ्रू स्टिमुलेशन। टेंस नर्व को स्टिमुलेट करता है, नर्व्स वहाँ पर क्या कहते हैं स्टिमुलेटेड हो जाएंगी, ठीक है। और फिर क्या होता है, ब्लड सर्कुलेशन भी उधर इम्प्रूव हो जाती है, ठीक है। मसल्स को भी उधर ब्लड सप्लाई ठीक मिलना शुरू हो जाती है, नर्व मैसेज ठीक से लेकर आ रहा है, तो सारा वो वाइब्रेशन जनरेट हो रही है उस जगह पर, ठीक है। तो स्टिमुलेशन हो रही है तो टेंस लगाया जाता है। कोर एक्सरसाइजेज टू स्ट्रेंथन द मसल्स दैट हेल्प सपोर्ट योर स्पाइन, तो कोर एक्सरसाइजेज आगे बताई जाएंगी। कोर एक्सरसाइजेज में कौन सी एक्सरसाइजेज आती हैं, ठीक है। मैनुअल थेरेपी, डायरेक्ट हैंड्स ऑन ट्रीटमेंट फ्रॉम द थेरेपिस्ट, मैनुअल थेरेपी की जाती है, मैनिपुलेशंस, मोबिलाइजेशंस वगैरह। और हीट और कोल्ड थेरेपी, प्रमोशन ऑफ द ब्लड फ्लो और रिडक्शन ऑफ द इन्फ्लेमेशन रिस्पेक्टिवली। तो उसने यही बात बताया, हीट करोगे तो ब्लड फ्लो इधर इम्प्रूव होगा, ब्लड फ्लो इम्प्रूव होता है तो क्या होता है, खून की गर्दिश, जो पेन काजिंग मटेरियल्स हैं उधर से मूव कर जाते हैं, ठीक है। और अगर कोल्ड करोगे तो इन्फ्लेमेशन जो हुई हुई है, जो सोजिश थी, स्वेलिंग थी, वो कम हो जाएंगी, ठीक है। टकोर करने से, गरमाइश करने से उस जगह पर आपको पता है कि सुकून मिलता है, ठीक है।
देयर इज़ अ फिलोसफी बिहाइंड दैट. इसके ऊपर एक अलग लेक्चर बन सकता है. यू हैव टू लर्न अबाउट दैट. इफ़ यू वांट टू नो दैट यू कैन सर्च इट, यू कैन गूगल इट. मसाज थेरेपी अभी हमारा ये मेन टॉपिक नहीं है. मसाज थेरेपी टू रिलीव द मसल टेंशन, द स्पैज्म. अब मसाज भी कर सकते हो अगर ज़रूरत है तो. ये भी हम कह सकते हैं अगर बंदे को बड़ी दर्द हो रही है तो आप कहें जी रात के वक्त आप उसको थोड़ा सा, कहते हैं ना, मालिश थोड़ी बहुत आप कर सकते हो, लेकिन इफ़ इट्स indicated and if it's required. But the tense and the hot therapy and the cold therapy according to the condition is prescribed. Okay, the exercises. Now comes the exercises. uh, that's the important point. 3-4 exercises हैं, ये 5-6 exercises हैं, 7 exercises हैं total, I think so 7. उनमें से 7 में से आप 6 भी कर लो जो पॉसिबल है आपके लिए, आपके अकॉर्डिंग टू द वेट, अकॉर्डिंग टू सर्कमस्टांसिस एंड अवेलेबिलिटी. अब जैसे कि ये डिकम्प्रेशन है, ये बहुत ज़रूरी है. आप कहीं लटक जाओ, दोनों पर बोझ पड़ है ना. अक्सर डिस्क प्रोट्रूजन के दरमियान 2 वर्टिब्रा आपस में जुड़ भी रही हैं, डिस्क में ताकत इतनी रही नहीं रही, डिस्क दब भी गई है, ठीक है, प्रोट्रूड आउट हो गई है, जो भी हो गया. डीकम्प्रेशन करनी है, वो कंप्रेस हो गया, वो उसको डीकम्प्रेस करना है, ठीक है. कहीं लटकोगे यानी ट्रैक्शन ही मिलेगी ना उसको, तो गैप खुलेगा, थोड़ा दर्द से आपको जो रिलीव मिलेगा. तो ये उसने हमें बता दी है. आई नो इट्स गेटिंग लॉन्गर, दिस वीडियो इज़ गेटिंग लॉन्गर, बट आई थिंक सो इट्स हेल्पफुल. इफ़ यू stick to it, it will be beneficial for you. So how it helps? Spinal decompression should be the very first thing you should do to treat a herniated or the burgeoning disc, because it essentially creates space between your vertebra. आप पेशेंट से आप उसकी फ़िज़ीक देख कर, अगर यंग पर्सन आ गया, यंग पर्सन को कोई एक्सीडेंट हो गया था या कोई भी उसकी वजह थी, उसकी बैक प्रॉब्लम थी, स्मोकिंग बहुत करता था या कुछ भी उसकी वजह थी, ठीक है, कोई वज़न ज़्यादा उठा लिया उसने जिम में या कुछ भी, तो फिर आप उसको ये करवा दो, उसको ये बता दो आपने ये करनी है, दैट्स योर थिंग टू डू. और इट विल क्रिएट अ स्पेस बिटवीन योर वर्टिब्रा एंड थस टेक्स प्रेशर ऑफ द डिस्क. डिस्क के ऊपर से प्रेशर ख़त्म हो जाएगा. हाउ टू डू इट? यूज़ अ बार और द टॉप ऑफ द डोर. आप किसी बार पे लटक सकते हो, दरवाजे पे लटक सकते हो. अलाउ योर बॉडी टू जस्ट हैंग 30 सेकेंड्स. आपने दिन में 30 दफ़ा गिन लेना है, 30 सेकेंड्स तक आपने ये करना है, और 3 दफ़ा कर लो, 3 सेट्स कर लो, रेस्ट लो, फिर 30 टाइम्स काउंट करो, फिर रेस्ट लो, 3 दफ़ा ये कर लो, और रिलीज़ वेरी स्लोली फ्रॉम दिस सो दैट नॉट कॉज एनी स्पैज्म. आराम से उतर जाओ, ठीक है. दिस शुड नॉट कॉज एनी पेन. इफ़ यू पेन, स्टॉप दैट एक्टिविटी. उसने यही बताया कि अगर कोई भी एक्टिविटी, कोई भी एक्सरसाइज आपको पेन कर रही है, यू शुड नॉट कंटिन्यू इट, यू शुड नॉट फर्दर कंटिन्यू इट, स्टॉप इट एट दैट पॉइंट, ठीक है. स्टैंडिंग एक्सटेंशंस. दिस इज़ वेरी ईजी एक्सरसाइज, वेरी ईजी, क्योंकि बंदे का काम ही ज़्यादा झुकने का है. घर में काम जो कर रही हैं ख़वातीन, हमारी अपनी ख़वातीन, लाइक मॉम्स या सिस्टर्स, उनको जो काम करना पड़ रही है, हाउस हेल्प्स या वटेवर, तो वो उनका काम ही ज़्यादातर झुकने का होता है आगे बैठ कर, नीचे का आके कुछ भी. तो स्टैंडिंग एक्सटेंशंस उन्होंने आगे, ये आप देख लें कैसे करनी है स्टैंडिंग एक्सटेंशन. दिस इज़ द पिक्चर, टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ इट. और आगे उन्होंने डिटेल बता दी है, ठीक है. द स्टैंडिंग, हाउ इट हेल्प्स, ये कैसे हेल्प करेगी. द स्टैंडिंग एक्सटेंशन हेल्प्स रिवर्स व्हाट यू डू ऑन अ डेली बेसिस, लाइक हंचिंग, forward flexing, ठीक है, your spine too much. Since most bulging disc and herniated disc are caused by the poor posture and the repeated flexion to the spine, especially the bending forward in the bed posture. अब आगे झुक झुक के हुआ है, तो दिस स्ट्रेच हेल्प्स पुश द डिस्क बैक टू द न्यूट्रल पोजीशन. जो आगे झुक झुक के खराब हुई हुई थी, पीछे एक्सटेंड करोगे तो वो वापस न्यूट्रल पोजीशन में आ जाएगी. जो चीज़ आगे मोड़ी हुई थी पीछे मोड़ोगे तो इट कैन हेल्प. How to do it? Begin this exercise by standing up with a good posture. खड़े हो जाओ पहले. Now take both hands and place them on the both sides of the lower back. ऐसे कमर पे रख लो हाथ अपने, like this, ठीक है. pelvic region में lower back पे हाथ रख लो. Now with the help of your hand push your pelvis forward. मतलब आगे की तरफ अपने pelvic region को आगे करो and extend your spine back, ठीक है. तो ये आप पिक्चर में भी देख सकते हैं कि उसके जो हिप रीजन है वो थोड़ा उसने आगे की तरफ पुश किया. कमर को पीछे कर लो,
या उसको आगे कर लो, लाइक डैट। आपको खुद भी करने आ गया, लेकिन उन्होंने वो लिख कर बता दिया टू मेक इट मोर क्लियर। एंड फॉलो द एक्सटेंशन विद योर नेक सो दैट यू एंड अप फेसिंग द सीलिंग। तो अब अपनी गर्दन की भी एक्सटेंशन करनी है, ठीक है। गर्दन को आगे पीछे की तरफ हम एक्सटेंड, आगे हमेशा झुक रहे हैं आप, ठीक है, वो फ्लेक्शन है, पीछे की तरफ एक्सटेंशन है। तो ठीक है, और आपने एक्सटेंशन करनी है गर्दन की पीछे की तरफ, यूँ मतलब, ताकि आपकी गर्दन ऊपर सीलिंग को देखे। 10 रेपिटेशंस, 10 दफ़ा करनी है। एंड डू 2-3 सेट्स, ठीक है। दिस वन इज़ particularly great to do when you need a break from sitting at your desk। ये अक्सर लोग करते हैं, बैठ बैठ के थक गए, यूँ खड़े होकर उन्होंने अंगड़ाई ले ली, पोस्टर ले लिया, whatever, so it's normal, but in this case you have to do it mindfully। अब आपको जानबूझकर करना है, ठीक है, ठीक होने के लिए करना है। पहले आपको पता नहीं था, अब आपको करना है। अगर आपको मसला हो गया और अगर ये दर्द कर रहा है तो उसने कहा आप स्टॉप कर दें। दिस इज़ द हाफ कोबरा पोज। पेशेंट आया है आपके पास क्लिनिक में, उसको को उल्टा लेट जाए, प्रोन पोजीशन कहते हैं उल्टा लेटने को, प्रोन लाइंग, ठीक है, उल्टा लेट जाए और इस तरह उठ जाए। वज़न ज़्यादा होगा तो पेशेंट के लिए उठना मुश्किल थोड़ा होगा, बट ही और शी हैज़ टू डू दैट। अच्छा, तो हाफ को प्रपोज जिसको उसने कहा है प्रोन, क्योंकि उल्टा लेट के कर रहे हैं। लंबर एक्सटेंशन, क्योंकि ये भी एक्सटेंशन है। ये बात याद रखिएगा कि जो वाइट सर्फेसेस है, लाइक हाथ की जो पाम है वाइटर है ना, तो उसकी तरफ झुकाओगे तो दैट विल बी द फ्लेक्शन, और जो थोड़ा सा डार्कर रीजन है दैट विल बी द एक्सटेंशन। रिस्ट की एक्सटेंशन की बात कर रही हूँ। कलाई को ऐसे, कलाई को ऊपर की तरफ उठाओगे, कलाई को मोड़ोगे ऊपर की तरफ, तो दैट विल बी द एक्सटेंशन ऑफ द रिस्ट, एक्सटेंशन ऑफ द हैंड। अगर उसको आगे की तरफ करोगे तो दैट विल बी द फ्लेक्शन। इसी तरह ट्रंक आगे की तरफ सब कुछ फ्लेक्शन है, पीछे की तरफ एक्सटेंशन। ये याद रखना आपने। आई एम गिविंग यू द एक्स्ट्रा नॉलेज, द टिप। The medical students know it, but if the other non-medical student, like the patient person, is listening or learning, तो उसको ये फ़ायदेमंद बात होगी, उसके लिए नॉलेज होगा, ठीक है। बाकी सबको, फिजिकल थेरेपिस्ट वगैरह को सबको पता है। खैर, हाफ कोबरा पोज की बात हो रही थी कि हाउ इट हेल्प्स। द हाफ कोबरा स्ट्रेच हेल्प्स टू पुश द डिस्क मटेरियल बैक टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द इंटरवर्टिब्रल डिस्क। जो हाफ कोबरा स्ट्रेच होता है ना, वो क्या कर रहा है, जो डिस्क का मटेरियल था वो वापस उसको ना सेंटर की तरफ पुश करने की कोशिश करता है, क्योंकि अब आप एक्सटेंड कर रहे हो। तो जो डिस्क मटेरियल था जो बाहर निकलने की कोशिश कर रहा था, अब वो वापस सेंटर की तरफ जा रहा है टू अलाउ फॉर इम्प्रूव्ड हीलिंग, ताकि हीलिंग सही हो जाए। द गोल ऑफ द रिपीटेड लोअर बैक एक्सटेंशन इज द सेंट्रलाइजेशन ऑफ द सिम्टम्स, मतलब which basically means pain that travels down the affected leg to the foot should come back up closer to the lower back, which will in turn alleviate the pain। तो मतलब सेंट्रलाइजेशन ऑफ द सिम्टम्स भी एक टर्म हमें यहाँ से सीखने को मिलती है। सेंट्रलाइजेशन ऑफ द, उसको सेंट्रलाइज कर देना, एक खास जगह तक महदूद कर देना, एक खास जगह पर ले आना। लाइक दर्द टांगों में जा रही थी तो आप एक्सटेंशन कर रहे हो, तो अब वहाँ पे आ जाए, कमर के रीजन पे आ जाए, फिर आप वहाँ से उसको ट्रीट कर लो, वहाँ पर होल्ड, उस हीटिंग पैक लगाओ। कोल्ड थेरेपी, स्वेलिंग तो है नहीं तो हीट थेरेपी हेल्प्स। या फिर आप उसको वहाँ पर थेराप्यूटिक अल्ट्रासाउंड होती है जो रेज वाली या इंफ्रारेड या द ट्रीटमेंट, ओके, करो। फिर उधर एक्सरसाइजेस कराओ, फिर लंबर एक्सरसाइजेस कराएंगे हम, क्योंकि पेन वहाँ है, उधर से ठीक करना, रीजन वहाँ है, पर टांगों में इतना प्रॉब्लम नहीं होगा, सेंट्रलाइजेशन ऑफ द सिम्टम्स हो जाएगी। तो ये हाफ कोबरा पोज इज़ वेरी गुड एक्सरसाइज फॉर द हर्निएटेड डिस्क और द डिस्क प्रोट्रूजन, तो बोथ, ठीक है। ऑलराइट, उसके बाद आ जाता है हाउ टू डू इट। ये उन्होंने हमें एक बोनस थिंग दी है, लाइक एक्स्ट्रा थिंग दी है, हमें खुद पता चल रहा है, पिक्चर देख के हमें पता चल रहा है, लेकिन इसमें उसने हमें टिप्स दी हैं, राइट टिप्स दी हैं, अगर एक आप बंदे को नहीं पता। बिकॉज दिस एक्सरसाइज बिलाइंग ऑन योर स्टमक, अपने स्टमक पर लेट जो, लाइक उल्टा लेट जो, प्रोन पोजीशन में लेट जो, लाइक प्रोन योर सेल्फ अप ऑन योर एल्बोज, जैसे कि एल्बोज पे बोझ डाल के, और while keeping your hips in contact with the floor, और आपके जो हिप्स हैं वो फ्लोर के ऊपर ही होनी चाहिए, या काउच है या बेड है या ज़मीन है, जो भी है, ठीक है।
तो फ्लैट सरफेस वैसे काउच बिल्कुल फ्लैट होना चाहिए। फिर उसके बाद उसने हमें बता दिया होल्ड द प्रोन अप पोजीशन फॉर द 10 to 15 seconds। शुरू में आप 10 से 15 सेकेंड्स ही करो बिफोर रिटर्निंग टू द प्रोन पोजीशन बैक। ओके, ग्रेजुअली इंक्रीज टू होल्डिंग द एंड पोजीशन फॉर द 30 सेकेंड्स। पहले बंदा जो पेशेंट है, मैंने आपको पहले ही बात की, ओवर वेट पेशेंट अक्सर आते हैं जिनको ये जो केसेस मैंने विटनेस किए अपनी आंखों से देखे हैं, ठीक है, अपनी लाइफ में जो देखने का मुझे मौका मिला है वो यही हुआ है कि वो लोग ओवर वेट होते हैं, ओवर वेट लेडीज़ होती हैं और एज भी ज़्यादा होती ही है, लेकिन ओवर वेट की वजह से और वज़न उठा लिया और उनकी जो था वो काम ख़राब हो गया। तो फिर उनके लिए पहले ये पोजीशन करना थोड़ी मुश्किल होती है, अपने आप को संभालना, अपने वेट को यूँ करना थोड़ा मुश्किल होता है। पहले उनको कहें थोड़ी देर के लिए फॉर द 10 to 15 सेकेंड्स का, फिर आप उसको कह सकते हैं फॉर द 30 सेकेंड्स यू कैन मूव एट द नेक्स्ट स्टेप फॉरवर्ड। एम फॉर द 10 रेपिटेशंस ऑफ दिस स्ट्रेच, ये भी आप 10 दफ़ा कर लो। और अगर ये आपको पेन कर रहा है तो स्टॉप इट। Initially you may not be able to tolerate this position, so make sure डिफरेंट एक्सरसाइज कर लो। वही बात है, फुल को वो देखें, फुल कोबरा पोज और हाफ, शुरू में उसने थोड़ा उठा हुआ है, इसको कोबरा पोज कह रहे हैं वो। और सांप ऐसे ही उठता होगा, कोबरा है ना। है पोजेस के नाम है इस फिजिकल थेरेपी में, प्रेस अप, एडवांस्ड एक्सटेंशन। तो ये थोड़ा ज़्यादा उठ गए हैं आप, उधर एल्बोज टू द ग्राउंड थी, तो ये आप पोजीशन देख सकते हैं कि पहले आपने उसकी जो एल्बोज थी वो ग्राउंड पे रेस्टेड थी, कोनी इधर ऊपर उठी है। वंस यू हैव मास्टर्ड द हाफ कोबरा पोज, जब आपको वो करना आ जाए, यू कैन इंक्रीज डिफिकल्टी बाय मूविंग अप नेक्स्ट स्टेप, जैसा गेम का नेक्स्ट स्टेप होता है आप इसमें भी चले जाओ। टू एडवांस्ड वर्जन ऑफ दिस स्ट्रेच, बिगिन द स्ट्रेच बाय लेइंग ऑन योर स्टमक इन द प्रोन पोजीशन, लेइंग फेसिंग डाउन, ठीक है। तो ये हम बात पहले ही जानते हैं कि स्टमक पर लेट कर करना है, लाइक प्रोन पोजीशन में करना, उल्टा लेट कर करना है, अपने हाथ को वज़न डालना अपने हाथ पे और अपने pelvis को फ्लोर पर ही रखना है। हिप्स यानी फ्लोर पर ही होनी चाहिए, लाइक ऊपर उठी नहीं हो, उनको नहीं उठाना, उनको रेस्टेड पोजीशन में रखना है। और इस पोजीशन को 10 सेकंड के लिए रखना है। और फिर अगर ये ठीक है तो आप 20 से 30 सेकंड्स के लिए भी जा सकते हो। कैट एंड काउ पोज, एक या दो एक्सरसाइज रह गई है बस। तो ये एक्सरसाइजेज यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दैम, यू कैन राइट इट डाउन, यू कैन डू दैम, यू कैन टेल एनीवन, ठीक है। कैट एंड यू कैन सर्च दैम। तो कैट एंड काउ पोज होता है, ये आपको नज़र आ रहा है, जो कर सकते हैं आप उनको करवा सकते हैं, जिनको ये डिफ़िकल्टी है आप उनको ये ना करवाएं, बट इट्स बेनिफिशियल फॉर द डिस्क प्रोट्रूजन। और ये स्ट्रेचिंग होती हैं, ये वैसे आम भी करनी चाहिए फॉर द नॉर्मल पर्सनस, जो कि हम नहीं करते, ठीक है। जिनको कमर में दर्द निकल आती है, डिस्क प्रोट्रूजन नहीं भी है, डिस्क स्पेस कम हो रही होती है उनकी, ठीक है, तो ये कर सकते हैं। हाउ इट हेल्प्स, दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर herniated disc exercises by combining two yoga poses. The cat cow stretch can help to relieve the pressure on the herniated disc by opening the intervertebral disc space. तो उसने ये बात बताई है कि ये बहुत कॉमन है, पॉपुलर है। दो पोजेस इसमें हैं, कैट काउ पोज है, ठीक है, कैट पोज है, काउ पोज है। मतलब एक में आपको गर्दन ऊपर करके रखनी है और सांस यानी अंदर लेना है, और एक में आपको मुंह नीचे करके सांस बाहर निकाल के कुछ करना है, ठीक है। अभी आगे आपको हम डिस्कस करेंगे। That also improves the mobility of the spine and which may help to relieve the disc herniation pain and speed recovery. इससे पेन भी ठीक हो जाती है ये एक्सरसाइज करने से, और आपकी रिकवरी भी जल्दी हो जाती है। और बिगिन दिस स्ट्रेच ऑन योर हैंड्स एंड द नीज, अपने बाजुओं से शुरू करें। इनहेल एंड लेट योर स्टमक ड्रॉप टू, अच्छा पहला उन्होंने तरीका बताने की कोशिश की है। ये व्हाट्स रॉन्ग विद इट, सॉरी। हाँ जी, तो हम पढ़ रहे थे कि लुक अप टू द सीलिंग, ये राइट साइड वाली उन्होंने पहले एक्सप्लेन की है, ठीक है। इस पोज को उन्होंने पहले एक्सप्लेन किया है कि बिगिन द स्ट्रेच ऑन योर हैंड्स एंड नीज, आपने
जिस तरह घोड़ा बनता है, जिस तरह हॉर्स पोजीशन है, लाइक ठीक है। अब आपने क्या किया कि हाथ ज़मीन पर रखे, घुटने भी ज़मीन के साथ जोड़े, और आपने इनहेल किया, सांस अंदर लेकर गए, एंड लेट योर स्टमक ड्रॉप टुवर्ड्स द फ्लोर। तो आपका जो स्टमक है वो नीचे की जानिब ड्रॉप हो रहा है, ठीक है। और एज यू लुक अप टुवर्ड्स द सीलिंग, आप ऊपर की तरफ देख रहे हो, एक हंच सा बन रहा है। हंच कहेंगे नहीं इसको, तो हम इसको एक कर्व कह सकते हैं, ठीक है। मैंने सी शेप से लिख दिया था आगे, तो आप यूं यूं कर लेंगे। ये जो जो द थिंग टू रिमेंबर इज़ व्हाट, कि सांस कब अंदर लेना है और सांस कब बाहर निकालना है, ये चीज़ हम भूल जाते हैं। ये चीज़ पेशेंट भूल जाता है, उसको रिमाइंड कराना है, उसको याद भी कराना है, ठीक है। कि जब आपने ऊपर देखना है, ठीक है, तो सांस आपने अंदर लेकर जाना है। पीस इन, लुक अबव, लाइक दैट, ठीक है। कुछ भी आप कह सकते हैं अपने माइंड पे। तो आपने सांस अंदर लेकर जाना है और ऊपर की तरफ देखना है, और इस तरह करके आपका स्टमक हो जाए और यूं करके एक शेप सी बन जाएगी। खैर, और फिर टाइम ज़ाया के बगैर हम मज़ीद आगे जाते हैं। हम आराम आराम से समझा रही हूँ मैं। तो फॉलो बाय द एक्सहेलिंग। तो इसी तरह जब आपने सांस बाहर निकालना है तो राउंडिंग योर स्पाइन, तो एक कुब सा जिसको कहते हैं ना निकल आएगा। आप सांस बाहर निकाल रहे हो और देखोगे आप नीचे, तो अब जब आप नीचे देखोगे तो ये पोजीशन आपकी खुद ही बन जाएगी। एम फॉर द 10 रेपिटेशंस एंड डू 2 to 3 सेट्स, मतलब 10 दफ़ा आपने ये करना है और 3 सेट्स कर लो। एक बार आपने 10 बार कर लिया, फिर दूसरी दफ़ा आपने ये पोजीशन की और फिर तीसरी दफ़ा भी कर ली, इस तरह सेट्स। तो इस तरह ये 30 टाइम्स हो जाता है। 3 सेट्स में 30 टाइम्स। खैर, शुरू में जब मैंने ये पढ़ा था, क्या कहते हैं, इन माई सेकेंड सेमेस्टर और व्हाटएवर, तो ये रेपिटेशंस कंसेप्ट, मैंने कहा व्हाट इज़ दिस, बट नाउ फिर समझ आ गई थी तब पढ़ी थी हमने ये चीज़ें, द रेपिटेशन इन द सेट्स। मैंने कहा व्हाट आर दैट टू दोस। खैर, इट्स ओके। बर्ड डॉग पोज, इस पोज का नाम भी बर्ड डॉग, डॉग ऐसे बैठता है और बर्ड हाथ शायद ऐसे उड़ाता होगा, तो उसने इसका नाम, इसके पीछे एक होगी कोई वजह, जिन्होंने साइंटिस्ट वगैरह ने या जो भी जो है उन्होंने इनका नाम दिया है। तो बर्ड डॉग पोज, आपने इसको याद रखने का, ये होता क्या है, नाम ना भी याद रहे तो आपको इसकी पोजीशन ज़रूर याद होनी चाहिए, ठीक है। यू शुड नो अबाउट द इट्स पोजीशन। और प्लैंक एंड देन डन विद दिस एक्सरसाइज, इट्स गेटिंग टू लॉन्ग। बर्ड डॉग पोज, ये आप देख लें, एक हाथ आगे, एक टांग अपोजिट, टांग पीछे, अपोजिट हैंड आगे। मतलब अगर राइट टांग है उठाई हुई, तो लेफ्ट बाजू आपने उठाना है। दिस इज़ द पोज एक्चुअली। दिस इज़ a great exercise to improve core strength and the lumbar back exercise, back muscles, sorry। तो ये बर्ड डॉग पोज है ना, पे हमने कहा था ना कोर स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेज, ये कोबरा पोजेस वगैरह, ठीक है। हमने कोबरा पोज की बात की है, और फिर हमने वो कैट एंड काउ, ये जो कैट एंड काउ थी, ये भी बहुत अच्छी एक्सरसाइज है फॉर योर कोर, क्योंकि इससे भी आपके जो कोर मसल्स हैं, यू नो, एब्डोमिनल मसल्स भी इसमें सारे आ जाते हैं, और ये बैक और सारे इसमें आ जाते हैं, क्योंकि आप एंटी ग्रेविटी इस पोजीशन में बैठे हो, ग्रेविटी के मसल्स, ग्रेविटी सॉरी आपको खींच रही है, आपके मसल्स को। तो क्या हो रहा है कि वो स्ट्रेंथनिंग हो रही है, रेजिस्टेंस एंड ऑल दैट, ये सब एक चीज़ है, ठीक है। स्ट्रेंथनिंग होगी, कोर मसल्स आपके स्ट्रॉन्ग होंगे, आपका होके। तो ये उसने उसकी स्ट्रेंथ को बताने की कोशिश की है। बिगिन ऑन योर हैंड्स एंड द नीज विद योर हैंड्स पोजीशन अंडर योर शोल्डर्स, मतलब आपके हाथ बिल्कुल आपके शोल्डर की पोजीशन पे होने चाहिए। लाइक ये नहीं कि शोल्डर कहीं और है तो हाथ आपने आगे अलाइन किए हैं, नो, इट राइट पोजीशन। ये हिप रीजन है, उसके बिल्कुल नीचे नीज, मतलब बिल्कुल अलाइंड, एंगल ठीक होना चाहिए 90 का, ख़राब नहीं होना चाहिए। Okay, under your hips and the knees position under your hips, brace your core as hard as you can before beginning any movement। तो उसने यही कहा कि कोर मसल्स को थोड़ा ऐसे कंट्रैक्ट थोड़ा कर लो, ऐसे यू नो अपनी तरफ खींच कर या कुछ कंट्रैक्ट कर लो कुछ भी शुरू करने से पहले। और फिर अगर आपने ये कर लिया है, ब्रेस कर लिया है, तो रेज योर
लेफ़्ट आर्म, उसने लेफ़्ट आर्म एंड रीच इट फॉरवर्ड, जैसे कि पिक्चर में नज़र आ रहा है, बाजू आगे की तरफ उसने उठा दिया। आपको समझ आ गई है, बट स्टिल आई वांट टू एक्सप्लेन इट एंड अंटिल इट्स अलाइंड विद योर टॉर्सो। तो ये आपकी ट्रंक के साथ अलाइन होना चाहिए ना, मतलब बाजू की पोजीशन भी ऊपर। बच्चे गलत कर लेते हैं, बच्चे मतलब गलत, न्यू यू नो द प्रैक्टिशनर्स, द न्यू प्रैक्टिशनर्स, ओके, जो कभी अभी सेटअप स्टार्ट कर रहे हैं, जो कि अभी अभी सीख रहे हैं, अभी अभी सारे काम कर रहे हैं, तो उनको भी ये पता होना चाहिए, चीज़ें ध्यान में होनी चाहिए कि बाजू उसका, उसके टॉर्सो, उसकी ट्रंक से ऊपर तो नहीं जा रहा, क्या वो ठीक से मॉनिटर कर रहा है और गाइड कर रहा है, ठीक है, राइट, फॉरवर्ड and reach it forwards until it is aligned with your torso, and the same time the kick your right leg यानी opposite leg backwards until it is aligned with the torso, मतलब तब टांग भी ऊपर या नीचे नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल aligned। या it's a very difficult position if you are overweight, I'm telling you again, it is a very difficult position if you are doing it for the first time। हाँ, ओवरवेट लोग ज़रूरी नहीं कि हर ओवरवेट पर्सन नहीं कर पा रहा होता, लेकिन ताकत होनी चाहिए बंदे के अंदर, ठीक है। और अपनी बॉडी को पोजीशन करने के इट्स इंपॉर्टेंट नॉट टू आर्च योर, और यही है कि अपनी कमर भी सीधी रखो, उसको भी आर्च नहीं करना। 2-3 सेकंड्स, उसने कितने कम सेकंड्स कहा है उस पोजीशन को रखो, सिर्फ 2-3 सेकंड्स के लिए कहा है। और फिर उसने कहा 10 रेपिटेशंस करनी है, और अपनी कमर को ख़राब नहीं करना, आर्च बैक नहीं करना। स्टैंड योर आर्म एंड लेग टू व्हेन इट्स वेयर इट्स कंफर्टेबल। चलो, अगर फिर उसने ज़्यादा ऑप्टिमल तो वही पोजीशन थी कि वो अलाइंड हो, लेकिन आपने आर्म और लेग को फिर उतना ही फिर आपने एक्सटेंड करना है जितना वो कंफर्टेबल है। प्लैंक के बाद आई थिंक सो इट्स एंड। प्लैंक इज़ वेरी डिफ़िकल्ट पोजीशन, ओके, इतनी भी डिफ़िकल्ट नहीं है, फॉर अ लॉन्ग टाइम करने के लिए डिफ़िकल्ट है ये, इट्स रेस्टेड पोजीशन है, ठीक पोजीशन है। ये भी कोर के लिए बहुत अच्छी है, कोर मसल्स के लिए बहुत अच्छी है, ठीक है, उनको बहुत अच्छे से स्ट्रेंथ करती है। हमें कोर का पता, लेकिन ये ग्लूटियल मसल्स को भी, ये जो हिप मसल्स है ना, उनको उनको भी ये बटक मसल्स को, हिप मसल्स को, ठीक है, अच्छे से स्ट्रेंथन करती है, क्योंकि मैंने आपको रीज़न बता दिया है कि ग्रेविटी नीचे खींच रही है और रेजिस्टेंस अच्छी मिल रही है उसको, ठीक है, रुकावट आ रही है, उसने अपने आप को मेंटेन किया हुआ है, उसने बर्दाश्त किया हुआ है, तो वो एक अच्छा काम कर रही है। और ये मसल्स भी, ठीक है, वर्क अच्छा कर रहे हैं। तो बिगन लेइंग ऑन योर स्टमक विद योर फोर आर्म्स अगेंस्ट द मैट। फिर आपने यही है कि अपने स्टमक से स्टार्ट करना है, आपके फोर आर्म्स जो आपके बाजू हैं वो आपने बैंड पर रखने हैं, और आपके जो कोर हैं, और लिफ्ट विद द बॉडी सो डैट यू आर रेस्टिंग ऑन योर फोर आर्म्स, वही अपने फोर आर्म्स और टोज़ के ऊपर आपने सारा वज़न डालना है। और योर स्पाइन इज़ इन अ न्यूट्रल पोजीशन, न्यूट्रल स्पाइन पोजीशन, आपकी जो कमर है, स्पाइन है, वो सैग नहीं करनी चाहिए, ना ऊपर ना नीचे, मतलब ठीक होनी चाहिए। होल्ड द प्लैंक पोजीशन विद 20 to 30 सेकेंड्स, अगर आप 20 तक गिन सकते हैं तो वहाँ तक कर लें। द लोअर डाउन टू द फ्लोर, एम फॉर 2 to 5 repetitions of this exercise। आप 5 दफ़ा कर लें प्लैंक, 5 दफ़ा ये प्लैंक करना मुश्किल हो जाएगा, थक जाता है बंदा, तो 2 दफ़ा कर लें, ठीक है। एक दफ़ा करके भी बस हो जाती है फॉर द बिगनर्स, सो इट डिपेंड्स। और ये पेशेंट्स को ये एक्सरसाइज कराना, खासतौर पर फीमेल पेशेंट्स को कराना, इट्स वेरी डिफ़िकल्ट, खासतौर पर बूढ़ी। तो फिर हम कुछ एक्सरसाइजेस क्या करते हैं, अवॉइड करते हैं। इंश्योर टू कीप योर बैक स्ट्रेट और द इंटायर एक्सरसाइज, ठीक है। प्लैंक वाली हम उसको नहीं कराते हैं, लेकिन बर्ड डॉग भी कुछ लोगों के लिए करना मुश्किल हो जाती है, लेकिन हम उनको ये पिक्चर दिखा सकते हैं कि कैन यू परफॉर्म दिस। कैटन का ईजी है, उन्हें कहें जी चलें ये कर कर दिखाएं, उनको करवाएं। और ये कोबरा पोज तो बहुत ही ईजी है, ये तो आप काउच पे करा सकते हैं, कोबरा पोज कराना सबसे ज़्यादा ईजी है, ठीक है। और ये एक्सटेंशन वाली, ये 2 कराना बहुत ईजी है। और ये जो या तो आपने अपने सेटअप में कोई बार लगाया हो ऊपर कोई हैंगिंग के लिए, तब ये थोड़ा बेहतर हो सकता है कि वो लटक सके, लेकिन ये भी मुश्किल है। तो ये अकॉर्डिंग टू द कंडीशन, या फिर हम मज़ीद चीज़ें और एक्सरसाइजेज ऐड कर सकते हैं, लेकिन अभी के लिए इतने ही काफ़ी हैं। एंड ज़रूरी नहीं कि ये हरफ आहिर है, you can search, you can take approval of them। और ठीक है, thank you so much, I need your prayers, keep me in your sincere and good prayers, thank you so much, Allah Hafiz, hope this lecture works for you, will work for you good, thank you, bye।